नमस्कार। आज हम किसी भी राजनीतिक दल की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही गहरा, डेटा पर आधारित विश्लेषण करेंगे। इसे एक केस स्टडी की तरह समझिए। हम आंकड़ों का इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों, उनकी जमीन और उनके नेताओं के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक खाका है, ये देखने के लिए कि कैसे डेटा एक बेहतर और जवाबदेह शासन का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए बेलतरा की जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का एक अहम हिस्सा है। देखने में ये इलाका जितना शांत लगता है, असल में ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की राजनीति और लोगों की जिंदगी दोनों ही सीधे सीधे मिट्टी और मौसम से जुड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ जीवन का पूरा चक्र फसल के चक्र के साथ ही घूमता है। इस जगह की हवा में, यहाँ के पानी में लोगों की उम्मीदें भी हैं और उनकी चिंताएं भी। इस जमीन की कहानी दरअसल पानी, मिट्टी और लोगों की रोजी रोटी से लिखी गई है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ धान की खेती है, जो पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। जब बारिश अच्छी होती है तो सिर्फ खेत नहीं लहलहाते, बल्कि पूरे समाज में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। और जब पानी कम होता है तो हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। ये कोई किताबी बात नहीं, ये वो जमीनी हकीकत है जो हर घर के बजट से लेकर हर चुनाव के नतीजे तक पर सीधा असर डालती है। तो यहाँ के लोगों की असल शिकायतें हैं क्या? देखिए, ये सारे मुद्दे कितने बुनियादी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले खेती का संकट, यानी सिंचाई के साधन कम हैं और फसल का सही दाम नहीं मिलता। फिर धान खरीदी में दिक्कतें, मतलब अपनी ही मेहनत की फसल को बेचने में परेशानी। इसके अलावा राशन कार्ड में धोखाधड़ी, जिसका सीधा मतलब है कि जो सबसे जरूरतमंद है उन तक सरकारी मदद पहुंच ही नहीं रही। गांव में बेरोजगारी है, जिसकी वजह से नौजवानों को काम के लिए शहरों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। और इन सब के ऊपर से खराब सड़कें और आती जाती बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी तो है ही। इस इलाके में एक परिवार का मान सम्मान सीधे तौर पर उसके खेत की पैदावार से जुड़ा होता है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। हमारा संविधान हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इस समुदाय के लिए सम्मान का मतलब है खेती किसानी और कमाई के सही मौके मिलना। जब व्यवस्था ये मौके नहीं दे पाती तो ये सिर्फ एक नीतिगत नाकामी नहीं होती, बल्कि ये लोगों के आत्मसम्मान पर एक चोट होती है। तो हमने अपने इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा है। पहले बेलतरा की जमीनी हकीकत समझेंगे, फिर चुनावी हार का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद नतीजों के पीछे छिपे कारणों को जानेंगे, फिर आगे के 4 सूत्रीय रास्ते पर बात होगी और आखिर में हम डेटा से शासन तक के सफर को देखेंगे। अच्छा, तो अब लोगों के मुद्दों से आगे बढ़कर सीधे चुनावी नतीजों पर आते हैं। हमारे विश्लेषण का जो केंद्र है वो 2023 के चुनाव परिणाम हैं। और जैसा कि कहा जाता है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो वे एक बहुत ही साफ कहानी कह रहे हैं। जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। ये पिछले 4 चुनावों के आंकड़े हैं। एक पैटर्न बिल्कुल साफ है, बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। 2008 से 2018 तक इन 10 सालों में जीत का अंतर धीरे धीरे बढ़ा है। करीब 4000 वोटों से शुरू होकर 6000 वोटों तक पहुंचा। ये एक स्थिर बढ़त दिखाता है। लेकिन फिर 2023 में कुछ बहुत बड़ा होता है। जीत का अंतर अचानक लगभग 3 गुना हो जाता है। ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है, इसे आप एक राजनीतिक भूकंप कह सकते हैं। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये बार चार्ट उस बड़े उछाल को और भी साफ तौर पर दिखाता है। देखिए, 2018 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 34.5% था, जो 2023 में बढ़कर 48% से भी ज्यादा हो गया। मतलब लगभग 14% की सीधी छलांग। ये कोई मामूली बढ़त नहीं, ये एक जबरदस्त उछाल था। हाँ, कांग्रेस का वोट शेयर भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन बीजेपी की इस छलांग के आगे वो कहीं नहीं टिक पाया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जीत सिर्फ विपक्ष की कमजोरी से नहीं मिली, बल्कि सत्ताधारी दल के समर्थन में एक बड़ी लहर दिखाई देती है। 16,963, ये 2023 में हार और जीत का अंतिम अंतर था। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये मतदाताओं का एक बिल्कुल स्पष्ट और सीधा राजनीतिक संकेत है। हमें अब इस संख्या के पीछे के कारणों को गहराई से समझना होगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जबरदस्त उछाल आया कहाँ से? अब हम आंकड़ों की सतह के नीचे जाएंगे और उन असली वजहों को टटोलेंगे, क्योंकि सिर्फ वोट प्रतिशत देख लेना ही काफी नहीं होता। इसके लिए हमें 2018 के चुनाव को याद करना होगा। ये डोनट चार्ट साफ दिखाता है कि तब असल में हुआ क्या था। बीजेपी को 34.5% और कांग्रेस को
30% वोट मिले। लेकिन एक तीसरी बड़ी ताकत थी, जेसीजे, जिसे 26% से भी ज्यादा वोट मिले। ये एक बहुत बड़ा वोट शेयर था। जेसीजे की वजह से सरकार विरोधी वोट 2 हिस्सों में बंट गया और इसी वजह से कांग्रेस की हार का अंतर उतना बड़ा नहीं दिखा जितना शायद हो सकता था। अब आइए 2023 पर। इस चुनाव में जेसीजे मैदान में नहीं थी, तो 2018 में विपक्ष के वोटों की जो नदी 2 धाराओं में बट गई थी, वो 2023 में एक हो गई। लेकिन हुआ क्या? वो पूरी की पूरी धारा कांग्रेस की तरफ जाने के बजाय उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल यानी बीजेपी अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो गया। जेसीजे का वो 26% वोट कहीं गायब नहीं हुआ, वो सीधा बीजेपी के खाते में चला गया, जिससे उनकी जीत का अंतर आसमान छूने लगा। लेकिन देखिए, राजनीति सिर्फ वोटों का गणित नहीं है, ये सामाजिक समीकरणों का भी खेल है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी ब्लॉक, जिसमें यादव और साहू जैसे बड़े समुदाय हैं, ये पारंपरिक रूप से एक बटा हुआ वोट बैंक रहा है। लेकिन अब ये सत्ताधारी दल की ओर मजबूती से झुकता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति यानी एससी वोट एक अहम स्विंग वोट है, जो अक्सर तीसरे दलों के साथ जाता था। 2023 में बीजेपी ने ओबीसी वोट को अपने पक्ष में लामबंद किया, जबकि एससी वोट बटा का बटा ही रह गया। ये एक कामयाब चुनावी रणनीति का बिल्कुल साफ उदाहरण है। और यहीं पर इस चुनाव की सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पहेली सामने आती है। हमने शुरू में किसानों की समस्याओं और बाकी शिकायतों की बात की थी। जमीन पर इतनी ज्यादा नाराजगी होने के बावजूद, जैसा कि हमारा सोर्स बताता है, वो नाराजगी वोटों में तब्दील नहीं हुई। क्यों? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद विपक्ष लोगों के गुस्से को एक भरोसेमंद विकल्प में नहीं बदल पाया, या फिर सत्ताधारी दल ने जातिगत समीकरणों और दूसरे भावनात्मक मुद्दों के दम पर मतदाताओं को अपने साथ सफलतापूर्वक जोड़े रखा। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब समाधान की बात करते हैं। अगर किसी को इस चुनावी पहेली को सुलझाना है, तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका अपनाना होगा। अब हम एक ऐसी रणनीति पर नजर डालेंगे जिसे सोर्स में चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि मतदाताओं के साथ दिल से दोबारा जोड़ने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो आखिर ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? दरअसल ये लोगों से जुड़ने का एक 4 आयामी ढांचा है। इसके 4 चेहरे हैं। पहला, दिल, यानी आपकी कहानी, आपका नैरेटिव और लोगों से भावनात्मक जुड़ाव। दूसरा, दिमाग, यानी आपकी डेटा पर आधारित ठोस रणनीति। तीसरा, भुजाएं, यानी आपका मजबूत जमीनी संगठन। और चौथा, पैर, यानी सही समय पर सही कदम उठाने की कला। ये चारों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी नतीजा मिलता है। पहला कदम है कथा, यानी दिल से जुड़ना। इसका मतलब है लोगों के साथ सहानुभूति रखना, और ये सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि आपके कामों में भी दिखना चाहिए। लोगों की सच्ची कहानियां सामने लाना, जैसे राशन कार्ड की धोखाधड़ी या फसल के नुकसान की कहानियां, और फिर उनकी अधूरी उम्मीदों के सामने एक नया भरोसेमंद वादा रखना, जैसे जल जीवन की गारंटी। लोगों को यह महसूस कराना जरूरी है कि आप उनका दर्द समझते हैं और आपके पास उसका समाधान भी है। दूसरा कदम है रणनीति, यानी दिमाग का सही इस्तेमाल। इसमें ठोस, नपे तुले वादों और समाधानों पर ध्यान देना होता है। जो वोटर्स दुविधा में हैं, उनके लिए सोलर पंप या स्कॉलरशिप जैसे वादे करना, जो उनकी जिंदगी पर सीधा असर डालें। किसी भी झूठे दावे का जवाब उन्हीं की भाषा में तथ्यों के साथ देना, और अपनी बात को हर घर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय प्रभावशाली लोगों और समाज के नेताओं को अपने साथ जोड़ना। तीसरा है संगठन, यानी भुजाओं की ताकत। इसका मतलब है एक ऐसी मजबूत जमीनी टीम बनाना जो सिर्फ चुनाव के समय एक्टिव ना हो, बल्कि पूरे 5 साल लोगों के बीच रहकर उनकी मदद करे। जैसे शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए मोबाइल सेवा केंद्र चलाना, और ये पक्का करना कि उम्मीदवार और उसके प्रतिनिधि हर गांव में नजर आएं, लोगों के सुख दुख में शामिल हों। मतलब एक ऐसा संगठन जो हमेशा मौजूद हो और मददगार हो। और चौथा और आखिरी कदम है समय, यानी पैरों की सही गति। इसका मतलब है अपनी हर गतिविधि को लोगों की जीवन की लय के साथ मिलाना। राजनीति को लोगों पर थोपना नहीं, बल्कि उसे उनके जीवन का एक हिस्सा बनाना, जैसे फसल कटाई के बाद किसान मेले लगाना या त्योहारों के आसपास कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करना। जब आप सही समय पर लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो उसका असर बहुत गहरा होता है।
चलिए अब रणनीति से आगे बढ़कर लोक सेवा के असली मकसद पर बात करते हैं, क्योंकि कोई भी रणनीति या डेटा विश्लेषण अपने आप में मंजिल नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ साधन है, औजार हैं, और आखिर में सबसे ज्यादा मायने यही रखता है कि इन साधनों का इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जीतने की एक रणनीति सेवा करने की एक सच्ची प्रतिबद्धता में कैसे बदलती है। यही बदलाव अच्छी राजनीति और सिर्फ सत्ता की होड़ के बीच का फर्क तय करता है। रणनीति तो सिर्फ एक औजार है, असली परीक्षा इस बात की है कि सत्ता में आने के बाद उस औजार का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कैसे होता है। और जब हम डेटा की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। जब आप मतदाताओं से कोई जानकारी लेते हैं तो वो सिर्फ डेटा नहीं होता, वो उनका भरोसा होता है। और भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत इस भरोसे को बहुत सावधानी से संभालना, उनकी निजता और सहमति का पूरा सम्मान करना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो अंतिम संदेश यही है, डेटा इंजीनियरिंग और रणनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा असरदार शासन देना होना चाहिए जो हर एक नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाए। राजनीतिक विश्लेषण का सही मतलब तभी पूरा होता है जब इसका इस्तेमाल सबके लिए एक बेहतर, जवाबदेह और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने में हो। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.